अब हम पढ़ेंगे बेटा द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स का रेवोल्यूशन। जैसे कि बेटा अभी हमने पढ़ा कि 1848 में 1830 में बहुत सारे जो ये पीसेंट थे उन्होंने बहुत सारी जगह किया था, क्योंकि प्राइसेस हाई होने लग गए थे खाने पीने की चीज़ों के, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, ठीक है, तो लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से बहुत सारे रिवोल्ट होने लगे, बहुत सारे हंगर और उनको हार्डशिप की में आने लगी थी। और 1845 में भी जो सिलसिया है वहाँ पर भी जो पीजेंट थे उन्होंने जो कॉटन वीवर्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी। अब 1848 में जो लिबरल्स थे उन्होंने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। मीन्स पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग peasants and workers in many European countries in the year 1848 revolution led by educated middle class was underway। अब 1848 में यूरोप में गरीबों ने, बेरोजगारों ने और जो भूखमरी से जो लोग परेशान थे, जो किसान मजदूर थे परेशान जो थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अब उसी तरीके से जो मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो लोग थे वो भी रिवोल्ट से, रेवोल्यूशन से जुड़ गए, ठीक है, रेवोल्यूशन से वो भी अब उन्होंने भी रेवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। फरवरी 1848 की जो घटना है उस घटना से राजा को अब अपनी जो है उनको अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ा। यानी जो फ्रांस में जो मोनार्की सिस्टम था वो ख़त्म करना पड़ा और अब एक रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। और एक जो रिपब्लिक की घोषणा की गई जिसमें कि जितने भी जो लोग हैं, जितने भी पुरुष हैं, उन सभी को क्या मिलेगा, उनको वोटिंग राइट्स दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या था, यूरोप के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे जहाँ अभी भी जो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर अभी भी क्या था कि वहाँ पर जो फ्रीडम, जो स्वतंत्र राष्ट्र राज्य जो था वो अभी भी जो है अपने अस्तित्व में नहीं आए थे। मीन्स इंडिपेंडेंट नेशन डिड नॉट येट एग्जिस्ट, यानी वो अपने खुद के असली स्वरूप में नहीं थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर। Men and women of liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification। मीन्स अभी भी ये सारे जो जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी जो थे, ये अभी भी छोटे छोटे टेरिटरीज में बिखरे हुए थे, अपने जो है इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के रूप में नहीं आए थे। अब वहाँ के जितने भी जो मैन और वुमेन थे, मैन और वुमेन ने, जो मिडिल क्लास के जो लिबरल मैन वुमेन थे, उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद की डिमांड करने लगे और वो नेशनल यूनिफिकेशन की भी डिमांड से उनको जोड़ दिया गया। मीन्स नेशनल यूनिफिकेशन भी चाहते थे उन्होंने। जो आप देखा कि ये इनकी जनता में बहुत सारा क्या है, उनकी जो जनता है, दे टुक एडवांस द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट, जनता जो है उसमें असंतोष की भावना हो गई है, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और एक जो था एक नेशन स्टेट, ठीक है, नेशन स्टेट संविधान, ये एक नेशन स्टेट के जो नेशन स्टेट की डिमांड करने लगे कि एक नेशन स्टेट बनाया जाए और उसको उसकी जो डिमांड को आगे बढ़ाने लगे। और ये जो नेशन स्टेट था, ये जो नेशन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था, प्रेस वो क्या था, प्रेस की जो थी, प्रेस को बिल्कुल फ्री करना चाहती थी और संगठन बनाने की आज़ादी चाहती थी, अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की, एसोसिएशन बनाने की आज़ादी चाहती थी। इस तरह के कुछ ये जो प्रिंसिपल्स थे, यानी पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के ऊपर ये पूरी तरीके से, इस तरीके से वो डिपेंड था। मीन्स यानी ये जो लोग थे, ये इन्होंने जब फ़ायदा उठाया इसका और वो नेशनल स्टेट की डिमांड करने लगे उसको क्रिएट करने की, तो अब वो उसके साथ क्या था, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स भी चाहते थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, फ्रीडम मिले प्रेस को और एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम मिले। इन जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन वॉज मेंबर ऑफ मिडिल क्लास, प्रोफेशनलिस्ट,
businessmen and prosperous artists came together in city of Frankfurt and decided to vote for all the German Nation Assembly. अब जर्मन के बहुत सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो भारी संख्या में जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, उन्होंने जो फ्रैंकफर्ट था, जो कि मिडिल क्लास थी, मिडिल क्लास के प्रोफेशनलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है, जो प्रोस्पेरियस आर्टिस्ट थे, वो सब इकट्ठे होकर फ्रैंकफर्ट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट सिटी जो थी, फ्रैंकफर्ट एक सिटी का नाम है, फ्रैंकफर्ट में मिले और मिलकर एक वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया टू वोट फॉर ऑल जर्मन असेंबली, मिलकर जर्मन असेंबली के फेवर में उन्होंने वोट देने का डिसाइड किया। ऑन 18 मई 1848 18 मई 1848 में 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे मार्च इन फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट, और वो जो लोग थे वो बहुत बड़े जो उनका जुलूस था, सजे बहुत ज़्यादा अच्छे से सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट में उन्होंने अपना जो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाकर अपनी जगह बना ली, अपना स्थान अपना जो है वहाँ पर अपना स्थान उन्होंने घेर लिया। अब ये जो फ्रैंकफर्ट ये जो पार्लियामेंट थी, ये सेंट पॉल चर्च में जो थी वहाँ पर हुई थी, ठीक है, यानी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थी ये हमारे सेंट पॉल चर्च में हुई थी। ये दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्क सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। अब इन्होंने क्या किया, ये जर्मन जो नेशन था, जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करना चाहती थी, और जिसकी जो हेड थे वो हेड संसद जो पार्लियामेंट थे, पार्लियामेंट के हेड कौन रहेगा, जो पार्लियामेंट के अंडर रहकर शासन करेगा, ठीक है। उसकी जो हेड थी, अध्यक्षता जो थी वो संसद के अंडर रहने वाले शासक ने की थी। जब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे अब वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर डिस्प्यूट कब हुआ, जब वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन लोगों ने प्रशा के जो राजा थे फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को, उनको क्राउन जो थे उसको राज्य बनाने, उनको क्राउन पहनाने की उन्होंने डिमांड रखी, ऑफ़र किया, तो ठीक है कि उसको क्राउन पहना दिया जाए। तो उसने उनको जो वहाँ के जो लोग थे, पार्लियामेंट के जो लोग थे, उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, और रिफ्यूज़ करके उन राजाओं का साथ दिया जो अब क्या करना चाहते थे, इलेक्टेड असेंबली जो थे, जो इलेक्टिव असेंबली के विरोधी थे, ठीक है, यानी ये जो असेंबली थी उसका विरोध कर रहे थे। अब वहाँ पर जो वाइल द अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रोंगर, जब वहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी थी और जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी और जो सेना में जो था वहाँ पर विरोध बढ़ गया, और वहाँ की संसद का जो सोशल बेस था वो अब क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग गया। मतलब वहाँ की पार्लियामेंट्री अब क्या है, उसका सोशल बेस जो है अब कमज़ोर होने लगा, क्योंकि जो अपोजिशन वाइल अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रोंगर, अब इन दोनों का जो एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का जो अपोजिशन था, विरोध जो था वो बढ़ गया, तो सोशल बेस जो है वो अब कमज़ोर हो गया। The parliament was dominated by middle class who resisted the demand of worker and artisan and consistently lost their support। अब जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट में जो मिडिल क्लास का जो पावर था, उसका जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था। उन्होंने जितने भी जो मज़दूर थे, ठीक है, यानी जितने भी जो वर्कर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उन कारीगरों आर्टिस्ट के डिमांड का विरोध किया, जिससे कि अब वो उनका क्या करने लगे, उनका जो फेवर था, उनका जो समर्थन था, अब वो उसको भी खो बैठे। लास्ट में क्या था,
इन द एंड लास्ट में ट्रॉप वर कॉल्ड, ट्रॉप को बुलाया गया और असेंबली को फोर्स किया गया डिसबैंड के लिए, यानी उसको भंग करने के लिए मजबूर किया गया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल ऑन विद द लिबरल मूवमेंट। अब जो लिबरल मूवमेंट था, लिबरल मूवमेंट में जो वुमेन थी, वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स देने का जो उनका इशू था वो अभी भी क्या था, उसके ऊपर अभी भी डिस्प्यूट था, उसके ऊपर अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, मतलब वो विवाद था अभी। लेकिन क्या था, अभी ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट में बहुत पहले से ही, मतलब काफ़ी टाइम से, वर्षों से बहुत बड़ी संख्या में जो वुमेन्स थी वो एक्टिव थी, उनका जो वुमेन थी उनका पार्टिसिपेशन पूरी तरीके से था। ठीक है, वो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट इसमें भाग ले रही थी। जो वुमेन्स थी, उन वुमेन्स ने अपने पॉलिटिकल जो एसोसिएशंस थी उनको स्थापित किया, और जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो थे, न्यूज़पेपर भी उन्होंने फाउंडेड किए, स्थापित किए, और बहुत सारी पॉलिटिकल जो मीटिंग्स थी उनको भी उन्होंने मीटिंग्स में बहुत सारे जो प्रदर्शन थे या उनमें उन्होंने हिस्सा लिया, भाग लिया। ठीक है, इसके अलावा उन्हें जब असेंबली में जो चुनाव हुआ, इलेक्शन जो हुए थे, वहाँ पर उससे उनको वंचित रखा गया। मीन्स उनको असेंबली में उनको कोई भी जो है वोटिंग राइट्स नहीं मिला था। अब क्या था, व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट convened in the church of St. Paul, women were admitted only observed to stand in the visitors gallery। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट की असेंबली की गई, तब वहाँ जो वुमेन थी, उन वुमेन्स को क्या किया गया, उन वुमेन्स को सिर्फ जो दर्शक जो वहाँ पर देखने के लिए खड़े विजिटर्स की लाइन में उनको खड़ा कर दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है जो चर्च सेंट पॉल चर्च में है। वहाँ पर आप क्या था, ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो वुमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी में आप वुमेन्स को देख सकते हैं, वो अपर लेफ्ट गैलरी में वहाँ पर खड़ी हैं। थ्रू कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सुप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848। अब क्या था, जो कंजर्वेटिव जो पावर्स थी वो 1848 में लिबरल मूवमेंट को दबाने में सक्सेसफुल रही। लेकिन अब क्या था, वे जो पुरानी जो व्यवस्था थी, जो उनकी पुरानी जो चीज़ें चल रही थी, ठीक है, दे कुड नॉट रिस्टोर ओल्ड ऑर्डर। अब वो पुरानी चीज़ों को जो है वो स्थापित नहीं करना चाहते थे जैसे कि उन्होंने पहले किया था। ठीक है, 1815 में उन्होंने जिन चीज़ों को किया था। अब क्या था, जो राजा थे, राजा को ये समझ में आना शुरू हो गया था कि जो लिबरल नेशनलिज्म, जो लिबरल्स हैं, जो लिबरल नेशनलिस्ट, जो रेवोल्यूशनरीज हैं, उनको अब वो उन्हें छूट दे देनी चाहिए। मतलब अब राजा ये समझ गया था कि अब मुझे जो है उन्होंने कुछ ना कुछ तरीके से, किसी भी तरह को हमें जो छूट देनी शुरू कर देनी चाहिए। मोनार्क वर बिगिनिंग टू रिलीज that the cycle of revolution repressed could only be end by granting concession to liberal nationalist revolutionaries। इन revolutionaries को किसी भी तरीके से थोड़ी थोड़ी छूट देनी शुरू कर देनी चाहिए। अब ये जो रेवोल्यूशन और ये जो डिप्रेशन का जो चक्र था, इसको ख़त्म किया जा सकता था। मतलब जो रेवोल्यूशन हर जगह हो रही थी, इसको ख़त्म करना चाहते थे अब वो, और वो कब कैसे करना चाहते थे कि कुछ ना कुछ छूट देनी शुरू कर दे। तो 1848 के बाद जो मिड और जो हमारा ईस्टर्न यूरोप है, वहाँ पर बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंज डेट ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। यानी अब 1848 के बाद जो मिडल या हम सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात करें, तो वहाँ पर जो ये मोनार्क, जो एरिस्टोक्रेटिक जो मोनार्क्स थे, इन्होंने कुछ चेंजेस करने शुरू कर दिए थे, जो कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। मीन्स 1815 से पहले वेस्टर्न यूरोप में तो इस तरह के चेंजेस हो चुके थे, लेकिन ईस्टर्न यूरोप में अभी वो चेंजेस 1848 के बाद होने शुरू हुए। और इस तरीके से हैब्सबर्ग, ठीक है, हैब्सबर्ग का जो एरिया था, हैब्सबर्ग अधिकार वाले जितने भी क्षेत्र थे, और रूस में जो सेफरडम था उसको, और जो बॉन्डेड लेबर जो था उसको
क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, उसको समाप्त करने की मंजूरी दे दी गई। ठीक है, यानी इन दोनों चीज़ों को सेफरडम और बॉन्डेड लेबर वर एबॉलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनेटेड एंड इन रशिया में, और जो हैब्सबर्ग डोमिनेटेड जो एरिया थे वहाँ पर इन दोनों ही सिस्टम्स को ख़त्म कर दिया गया। और इससे क्या था, जो हैब्सबर्ग जो शासक थे, जो हैब्सबर्ग रूलर्स थे, उन्होंने ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरेरियन इन 1867, और जो हैब्सबर्ग शासक ने हंगरी के लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या है स्वतंत्रता प्रदान की। लेकिन इससे क्या था, अब धीरे धीरे जो मैग्यार जो थे उनका रास्ता भी साफ होने लगा था। 1867 में जो उन्होंने ऑटोनॉमी जो थी हंगरियन की, उनको क्या है बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी शुरू कर दी थी हैब्सबर्ग और हैब्सबर्ग के जो रूलर्स ने, मतलब उनको छूट देनी शुरू कर दी थी। ओके बेटा, रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टर्न। थैंक यू।